बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें। सबसे पहले बात करेंगे सेनेट इलेक्शन के हवाले से। सेनेट इलेक्शन 2021 जनूबी पंजाब से ताल्लुक रखने वाले यहां पर उम्मीदवारों की फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में जांच पड़ताल जारी है और एफबीआर ने तहरीक इंसाफ पंजाब सीट के उम्मीदवार ओन अब्बास बप्पी और रुबीना अख्तर को टैक्स अदायगियों में क्लियर करार दे दिया है। इसी बारे में मजीद बात करेंगे अमजद मलिक से। अमजद मलिक, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, सेनेट इलेक्शन के हवाले से तमाम तर जो तैयारियां हैं वो मुकम्मल की जा रही हैं। तो इसी हवाले से अगर बात करते हैं, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के रीजनल टैक्स ऑफिस और जो लार्ज टैक्स पेयर्स ऑफिस है जनूबी पंजाब का, यहाँ पे ये भी खासा मुतहरिक नज़र आ रहा है। जितने भी जनूबी पंजाब के उम्मीदवार हैं, सेनेटर जो बनने के ख्वाहिशमंद हैं, उनके गोशवारे जो हैं, उनकी तमाम तर जो जाँच पड़ताल है उसका मरहला जारी है। और फोकल पर्सन जो है मुख्तार हुसैन तहीम, जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर हैं यहाँ पे मुल्तान रीजनल टैक्स ऑफिस के। सर बताइएगा, अब तक कितने जो उम्मीदवार हैं जिनकी तमाम तर जो गोशवार हैं वो भी चेक कर लिए गए हैं, क्या उन्होंने टैक्स अदा किया था, बता सकते हैं? अभी तक हमारे पास 2 कैंडिडेट सामने आए हैं, डॉक्टर रुबीना अख्तर हैं और ओन अब्बास बप्पी हैं। तो हमने अपनी स्क्रूटनी की है डॉक्यूमेंट्स की, तो हमारे कागजात के मुताबिक एज सच उन पे कोई आउटस्टैंडिंग एरियर्स भी नहीं है कोई, और वो टैक्स डिफ़ाल्टर भी नहीं है वो। तो उनको हमने उनकी जो रिपोर्ट जिस तरह हमारे एज़ पर लॉ हमारे रिकॉर्ड के मुताबिक बनती थी वो हमने भिजवा दी। हमने इलेक्शन कमीशन को सबमिट कर दी रिपोर्ट हमने। सर, आपको एक अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है और जनूबी पंजाब के दीगर भी उम्मीदवार अभी सामने आएंगे, जिसमें मुस्लिम लीग नून भी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। तो क्या खिदमात वहाँ पर आप सर अंजाम देंगे और कब तक ये मरहला जो है मुकम्मल हो सकता है? देखिए, हमने तो अपने एफबीआर की हद तक हमने जो कंप्लेंट्स हमने देनी थी वो हम दे रहे हैं। हमारे पास जैसी जैसी इन्फॉर्मेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मांग रहा है हम उसके मुताबिक इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। और अगर कोई डिफ़ॉल्ट करेगा या डिफ़ॉल्टर पाया गया तो ज़ाहिर है एज़ पर लॉ हमने अपने रिकॉर्ड के मुताबिक हमने रिपोर्ट करनी है। हाउएवर अब तक जितने कैंडिडेट्स की रिपोर्ट्स उन्होंने हमसे मांगी थी वो हमने दे दी हैं, वो सबमिट हमने कर। थोड़ा ये ब्रीफ कर दें कि कौन कौन सी चीज़ है जिसको आप चेक कर रहे हैं जो उम्मीदवार हैं? देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि टैक्स डिफ़ाल्टर का मतलब भी यही है कि उनके खिलाफ कोई टैक्स रेवेन्यू की कोई शॉर्टफॉल तो नहीं है, उन्होंने कोई देना तो नहीं है महकमे को कोई। तो दूसरा ये है कि आया वो फाइलर भी हैं या नहीं है, हमारे यहाँ नॉन फाइलर तो नहीं है, कहीं डिफ़ाल्टर तो नहीं है। तो यही चीज़ें हम देख रहे हैं और उनके ज़िम्मे अगर कोई महकमे के बकाया जात हैं, एरियर्स हैं, तो वो भी हम देख रहे हैं उनको। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, उस हवाले से बताइएगा कि आपने कागजात की उनकी जाँच पड़ताल की है? उन स्क्रूटनी हो रही है और जैसे ही हम स्क्रूटनी का प्रोसेस मुकम्मल कर लेंगे तो हम इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अपडेट कर देंगे हम। जी बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे मुख्तार हुसैन तहीम साहब और उनका यही कहना था कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 2 उम्मीदवार हैं, जिनमें एक को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो हतमी करार दिया है पंजाब लेवल पे, ओन अब्बास बप्पी जो कि चेयरमैन भी MD भी हैं बैतुल माल के। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा है रुबीना अख्तर, उनके कागजात दोनों के इस वक्त क्लियर करार दिए गए हैं। उसके साथ जनूबी पंजाब में जिस तरह एक बड़ा उम्मीदवारों की जांच पड़ताल जारी है। बहुत शुक्रिया अमजद मलिक, आप हमें अपडेट कर रहे थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आपको बताते हैं पुलिस की नाकिस तफ्तीश और प्रोसिक्यूशन की गफलत से क्रिमिनल केसेस में मुल्जिमान को फायदा होने लगा है। नाकिस तफ्तीश करने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई के कवानीन मौजूद हैं लेकिन अमल दरामद नहीं होता। आपको बताएं कि इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं माहिर इमरान। जी माहिर इमरान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज हम बात करेंगे अदालतों में केसेस में बरियत की क्या वजूहात हैं और बहुत ज़्यादा केसेस में मुल्ज़मान क्यों जो बरी हो जाते हैं। नाकिस तफ्तीश इस दौरान जब किसी अफसर की जानिब से की जाती है या किसी मुल्ज़िम को फ़ायदा दिया जाता है तो कौन सा कानून मौजूद है कि उस नाकिस तफ्तीश करने पर या जानबूझकर मुल्ज़िम को फ़ायदा देने पर कौन सी जो दफ़ात हैं उसके साथ क्या सज़ा हो सकती है किसी तफ्तीशी अफसर को। इस हवाले से हमारे साथ सीनियर कानूनदान ज़िया रहमान रंधावा साहब मौजूद हैं। सर बताइएगा क्या वजूहात? मसला ये है कि जब FIR दर्ज की जाती है तो पुलिस इनसिक्योरिटी है। सबसे पहले FIR कोई भी हीनियस क्राइम भी हो, 302 का भी, तो पुलिस पहले वेट करना शुरू कर देती है कि मुद्दई आए, उससे दरख्वास्त ली जाए, उसके बाद FIR दर्ज हो। क्योंकि पुलिस में इनसिक्योरिटी है, कोई भी पुलिस अफसर FIR मौके पर दुरुस्त तरीके से जो है लिखने को तैयार नहीं है। जब वो FIR झूठी होती है तो तमाम प्रोसीडिंग, जिस 161 के बयानात, मौका मुलाजा, 173 की रिपोर्ट, ये सब जाली बनाकर ये फिर कोर्ट में भेजी जाती हैं। और एक मुल्ज़िम ने किया होता है, 10-10 मुल्ज़मान उसमें मुलवस हो जाते हैं। जब वो मुल्ज़मान की तादाद बढ़ जाती है तो वो केस वैसे मशकूक हो जाता है, जिसकी वजह से जो है आए रोज़ देखा जा रहा है कि जो है बरियत हो रही है।
और सबको मालूम है कि बुनियादी वजह जो है पुलिस असलाहात हैं, जो हर बुनियादी हर एक को पता है कि जो बुनियाद है उसको ठीक करने की ज़रूरत है, जो नहीं कर रहा। कोई तफ्तीशी अफसर फ़ायदा देता है पैसे लेके या नाकिस फ़राइज़ में गफलत, क्या कानूनी तौर पर क्या कई एक अब ATA में है, अगर कोई गलत तफ्तीश करेगा तो उसकी 2 साल सज़ा है। अब CRPC में भी एक सेक्शन वो ऐड हो चुका है कि इलीगल तफ्तीश करेगा तो उसकी सज़ा है। 155C के तहत भी कार्रवाई हो सकती है और एंटी करप्शन के कानून भी हैं। अगर कोई पैसे लेकर करता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है। अगर कोई मेलाफाइडी एपरेंट है तो उसके पास डिसिप्लिनरी एक्शन भी हो सकता है। कवानीन मौजूद हैं, लेकिन बेसिक जो है पुलिस को इस्लाहात की ज़रूरत है, जिसका सबको पता है और जो कोई करने को तैयार नहीं है। जी बिल्कुल, नाकिस तफ्तीश की वजह से कितने जो बेगुनाह हैं उनको इंसाफ नहीं मिल पाता और कितने गुनाहगार हैं जो अदालतों से बरी हो जाते हैं। इसमें नाकिस तफ्तीश करने वाले वो IOs हैं, प्रोसिक्यूशन है, जब ये साबित होता है तो उसके खिलाफ उनको सज़ा दी जा सकती है, उनके खिलाफ एप्लीकेशन होती है। तो इसलिए अभी पुलिस कानून में जो तरमीम की भी ज़रूरत है और जो नाकिस तफ्तीश कर रहा होता है तो उनके इमरान तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, आपको बताएं दूसरी जानिब खानेवाल में DAP खाद की कीमत में इजाफा हो चुका है और फी बोरी 400 रुपए इजाफा किया गया है। DAP खाद की बोरी 4900 रुपए की हो गई है। खादों की बढ़ती कीमतों से काश्तकारों के साथ साथ खाद डीलर्स भी परेशान दिखाई दे रहे हैं। इसी पर बात करेंगे नदीम मुगल से। नदीम बताएगा। में पिसता हुआ काश्तकार मज़ीद मुश्किलात का शिकार हो रहा है कि खादों की कीमतों में इजाफा दिखाई दे रहा है। DAP की खाद में 400 रुपये फ़ी बोरी इजाफा हुआ है तो 4500 रुपये से बढ़कर कीमत 4900 रुपये हो गई है। मैं मौजूद हूँ खानेवाल गल्ला मंडी में और यहाँ पर जो खाद डीलर्स मौजूद हैं वो भी हमें इस हवाले से खासे परेशान दिखाई देते हैं कि खादों की बढ़ती कीमतें के बायस जो है उनकी खाद की फ़रोख्त में जो है वो कमी वाक़या हुई है। मज़ीद पर हम बात कर लेते हैं, खाद डीलर हमारे साथ मौजूद हैं अहमद रज़ा, इनसे जानते हैं। जी अहमद रज़ा, बताइएगा कि खादों की कीमतों में गुज़श्ता कई दिनों से देखने में आ रहा है इजाफा हो रहा है और एक बार फिर 400 रुपये इजाफा कर दिया गया है, तो काश्तकार जहाँ मुश्किलात का सामना कर रहा है वहाँ आप लोगों को भी किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। DAP खादों की कीमतों में यकीनन बहुत ज़्यादा इजाफा हो रहा है और मौजूदा जो कीमत है 4900 रुपया, ये पाकिस्तान की तारीख में एक बुलंद तरीन सतह है। इंटरनेशनल मार्केट में फास्फोरस की कीमत जो है वो $370 से 400 से ऊपर अबव कर गई है और कोरोना के बायस इंटरनेशनल मार्केट में कुछ ही जो कारखाने और कुछ ही ऐसे पॉइंट हैं जहां से फास्फोरस की अवेलेबिलिटी है, इसकी वजह से वहां पर रश है। उनकी जो है वो रेट उन्होंने इंटरनेशनल मार्केट में ज़्यादा कर दी है। पाकिस्तान के जो बायर्स हैं, इम्पोर्टर्स हैं, उनको बहुत ज़्यादा महंगी खाद पड़ रही है। हमें भी जो है वो नई कीमत में ख़रीद करना पड़ रही है, लेकिन हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। कहीं इन्वेस्टमेंट जो है वो 3500 थी, 3800 थी, 4500 थी, अब 5000 यानी कि 4900 रुपये तक की इन्वेस्टमेंट पहुंच चुकी है। हमारे लिए इसकी अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। हम ये समझते हैं, ये सोचते हैं कि अगर इस रेट पर हम अगर खाद ख़रीद करते हैं तो अगर रेट रिवर्स हो जाता है इंटरनेशनल मार्केट में या कोई ऐसा गवर्नमेंट इसमें कोई अनाउंस कर देती है रिलीफ, तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमारे पास सिर्फ स्टॉक इतने के हैं, लिमिटेड से है कि वो मुश्किल ये जो मकई की बिजाई हो रही है यही शायद इस DAP के स्टॉक से पूरी हो सके। जी बिल्कुल, डीलर्स ये कहते हैं कि खादों की बढ़ती कीमतों से काश्तकार भी परेशान हैं। नदीम मुगल, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। और अब बात करते हैं शजरकारी मुहिम के हवाले से। तो मुल्तान को सरसब्ज और शादाब बनाने के लिए शजरकारी मुहिम का फैसला किया गया। शहर भर में 22 फरवरी से शजरकारी मुहिम शुरू की जाएगी। BC चौक तबहावलपुर बाईपास पर 300 तैयार दरख्त लगाए जाएंगे। इसी पर बात करेंगे अली रियाज हमारे साथ मौजूद हैं। जी अली, आगाह कीजिएगा। पाक सिंध हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी मुल्तान के नए डायरेक्टर जनरल सैयद शफकत रज़ा ने जो है अपना चार्ज संभाल लिया और चार्ज संभालने के बाद उन्होंने जो मुख्तलिफ ग्रीन बेल्ट्स के हवाले से भी हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट को खुसूसी हिदायत जारी की थी कि वो ग्रीन बेल्ट्स और जो पार्कों की जो कूड़ा क्रिकेट है उसकी जल्द अज जल्द सफाई करें। तो इस सिलसिले में आज उन्होंने BCG चौक और जो यहाँ पर भावलपुर बाईपास से मुल्हका जो ग्रीन बेल्ट है यहाँ पर उसका विजिट किया। और इस सिलसिले में अहम बात यह कि इस ग्रीन बेल्ट में कोनो कारपोरेट के दरख्त लगाए गए थे जहाँ पर PHA की जानिब से ऐलान किया गया मुफ्त दरख्त लगाए जाएंगे। तो अब बात करते हैं, डायरेक्टर जनरल PHA मेरे साथ मौजूद हैं। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम, क्या कहना चाहेंगे इस ग्रीन बेल्ट के बारे में, क्या प्लानिंग है? ये बड़ी एक मेन रोड है और जैसा कि आप सब भी देख रहे हैं कि ऑलरेडी भी इस पर अच्छा काम हुआ है, लेकिन इसमें मज़ीद गुंजाइश है काम करने की। और जाहिर है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान का ये बहुत बड़ा मोटो है क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान,
और हमारे चेयरमैन साहब भी इसके लिए दिन रात कोशां हैं। तो इसको मज़ीद सरसब्ज़ो शादाब करने के लिए सिर्फ इतने एक पैच पे 290 जो हैं वो नए और बहुत अच्छी किस्म के पौधे जो हैं, बड़े जो फुली ग्रोन पौधे हैं जिनमें मॉर्टेलिटी रेट बिल्कुल ज़ीरो होगा, तमाम के तमाम इंशाल्लाह फुल दरख्त बनेंगे। तो वो 290 पौधे हम लगाने जा रहे हैं। 22 फरवरी को कमिश्नर साहब इसका इफ्तिताह करेंगे। 22 फरवरी को कमिश्नर साहब इसका इफ्तिताह करेंगे। सबसे अहम बात ये है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली रियाज, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। जिला मियांवाली में 1502 एकड़ सरकारी अराजी वागुजार करा ली गई। एडीसीआर मियां उस्मान अली का कहना है कि वागुजार कराई गई अराजी की कीमत करोड़ों रुपए है। जिला भर में बिला इम्तियाज ऑपरेशन जारी रहेगा। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे, अख्तर मजाज हमारे साथ मौजूद हैं। जी अख्तर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, मियांवाली में कब्ज़ा माफिया से सरकारी अराजी को वागुजार कराने का जो प्रोसेस है जारी है, और इस वक्त तक मियांवाली में कितने एकड़ अराजी जो है वागुजार करवा ली गई है, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एडीसीआर मियां उस्मान अली साहब। आपसे इस हवाले से जानते हैं। सर बताइएगा, ये ऑपरेशन जारी हैं तीनों तहसीलों में, इस वक्त तक कितनी अराजी जो है वागुजार करवा ली गई है? सर सीएम पंजाब के विजन के मुताबिक और डी साहब की डायरेक्शंस के मुताबिक ये अमल जो रिट्रीवल ऑफ स्टेट लैंड का है ये जारी है, और अभी तक हमने 1502 एकड़ इलीगल ऑक्यूपेशन से वागुजार करवा ली है, और ये रोज़ के रोज़ जारी है। इस सिलसिले में एक हमने कंट्रोल रूम भी बना दिया है कि किसी भी शख्स को कोई कंप्लेंट इसके हवाले से हो तो वो हमारे नोटिस में लाए और उस पर हम फ़ौरन एक्शन करते हैं। और ये जो रिट्रीव ज़मीन हुई है इसकी टोटल मालियत तकरीबन 800 मिलियन रुपए के हवाले बनती है, और ये अभी एक्शन रुका नहीं है, ये एक ऑनगोइंग है और बिला इम्तियाज़ कार्रवाई इस पे जारी। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने एडीसीआर साहब की बात सुनी कि 1502 एकड़ अराजी जो है सरकारी कब्ज़ा माफिया से वागुजार करवा ली गई है, जो करोड़ों रुपए की ज़मीन है। और इस बहुत शुक्रिया अख्तर मजाज, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि डेरा गाजी खान में सरकारी ज़मीनों पर कब्जा करने वालों के खिलाफ ज़िला इंतज़ामिया मुतहरिक है। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू अहमद हसन रांझा का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर 1 इंच सरकारी जमीन किसी के कब्जे में नहीं रहने दी जाएगी। इसी पर बात करेंगे आशिर अशफाक से। आशिर बताएगा। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान खान बुज़दार की खसूसी हिदायत पर ज़िला डेरा गाजी खान में भी सरकारी ज़मीनों पर जहाँ पर कब्ज़ा हुआ हुआ है उनके खिलाफ डिस्ट्रिक्ट इंतज़ामिया की जानब से भरपूर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। गुज़िश्ता दिनों भी मुख्तलिफ तहसीलों में ऑपरेशन किए गए थे, अब भी बाकायदा तौर के ऊपर ऑपरेशन भरपूर तरीके से जारी हैं। ADCR साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे मज़ीद बात कर लेते हैं। सर, अब तक कितना रकबा को वागुजार करा लिया गया है और मज़ीद क्या कार्रवाइयाँ अमल में लाई जा रही हैं? जी थैंक यू वेरी मच। हमने अपना ना एक डेली प्लान बनाया हुआ है, हमारी सारी टीम ने, तीनों असिस्टेंट कमिश्नर साहिबान, जहाँ पे हमने वर्कआउट कर लिया हुआ है कि हमारी कितनी ज़मीन जो स्टेट लैंड थी वो लोगों के कब्ज़े में है, नाजायज़ कब्ज़े में, जिस पे एक्शन कार्रवाइयाँ शुरू हो गई हैं। पिछले 4 दिनों की कार्रवाई में हमने 6000 कनाल ज़मीन वागुजार करवा ली है, और तकरीबन ये 1100 मिलियन की तकरीबन मालियत की ज़मीन थी एज़ पर वैल्यूएशन टेबल। तो अभी भी हमारी आज भी कार्रवाई चल रही है और डेली बेसिस पे ये कार्रवाई चल रही है। इंशाल्लाह हम ये मेक श्योर करेंगे, DC साहब की भी डायरेक्शन और वज़ीर पंजाब साहब की खास हिदायत पर हम मेक श्योर करेंगे कि 1 इंच भी सरकारी ज़मीन किसी नाजायज़ काबिज़ के पास नहीं रहने देंगे। जी बिल्कुल, गैर कानूनी तरीके से जिन लोगों ने। आशिर अशफाक, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं, चीफ ऑफिसर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन बहावलपुर मोहम्मद शफीक कहते हैं शहर में गैर कानूनी हाउसिंग कॉलोनीज को नहीं चलने देंगे। 4 गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स के खिलाफ कार्रवाई कर चुके हैं। इसी हवाले से मज़ीद जाने के महमूद ज़हीर हमारे साथ मौजूद हैं। जी महमूद ज़हीर, आगाह कीजिएगा। जी, बहावलपुर में गैर कानूनी हाउसिंग का एक पूरा माफिया है जिसको ब्रेक करने के लिए मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन दिन रात मुतहर्रिक रहता है और उसके सिलसिले में कार्रवाइयाँ भी करते हैं। अभी 4 मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन ने हाउसिंग कॉलोनीज़ के गेट्स गिरा दिए हैं, दीवारें गिरा दी हैं, लेकिन मज़ीद जो गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम्स हैं जिन्होंने अपने मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन में अपने प्रोसेस को मुकम्मल नहीं किया हुआ है, उन्हें इंदिया दिया जा रहा है कि फौरी तौर पर अपने कॉरपोरेशन में मुकम्मल कर लें कागजात, नहीं तो उन्हें भी गिराया जाएगा। इस पूरी तफसीलात को जानते हैं। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के CEO हैं हमारे साथ चौधरी मोहम्मद शफीक साहब। जी ज़रा बताइए। जी, ये ऑपरेशन जो है गवर्नमेंट की पॉलिसी है जिसके मुताबिक ये शुरू किया गया, जिसकी निगरानी जनाब कमिश्नर साहब कर रहे हैं, कैप्टन रिटायर्ड जफर इकबाल साहब।
तो इस सिलसिले में हमने कॉलोनी वालों को पहले नोटिस वगैरह दिए थे, तो उन्होंने प्रोसेस मुकम्मल नहीं कराया, तो जिसके लिए उनकी दीवारें और गेट सारे गिरा दिए गए हैं। तो अब मज़ीद भी दूसरे लोगों को भी हम कह रहे हैं कि आप अगर नहीं करेंगे तो आपकी भी इसी तरह ही कार्रवाई की जाएगी। तो इस तरह ये प्रोसेस अभी जारी है, इंशाल्लाह जारी रहेगा। कितने कॉलोनियों को नोटिस दिए हैं आपने, जिनमें से 4 को गिराया गया और बाकियों का क्यों नहीं गिराया गया, ये क्या प्रोसेस है उनका? नहीं, उसमें ये है ना कि यकदम सारी नहीं गिराई जाती, इसमें यह है कि प्रोसेस होता है बंदों का, जिनका प्रोसेस मुकम्मल हो रहा है, नोटिस वगैरह दिए जा रहे हैं उनको, जिसका मुकम्मल हुए जा रहा है और फिर भी वो प्रोसेस नहीं करता तो उनको हम गिराएंगे। अब 3 का और मुकम्मल हो गया है, उनको भी हम इंशाल्लाह जल्दी नेक्स्ट वीक में डिमॉलिश कर देंगे उनको भी। आप क्या कहते हैं, गैर कानूनी हाउसिंग कॉलोनीज के गेट गिरा दिए और दीवारें गिरा दी, लेकिन अगर फिर भी कोई सस्ते मिल जाने पे आवाम या शहरी प्लाट्स वहाँ सेल करें, परचेज करें, तो उनको क्या कहेंगे? देखें, ये कैसी अजीब सी बात है कि आप देखें एक जगह है जिसको पता है बंदे को जो मतनाज़ा है, चलो वैसे नहीं पता चला, ऐसे तो पता चलेगा ना कि कहाँ दीवारें गिरी पड़ी हैं, गेट गिरे पड़े हैं, इससे ज़्यादा बड़ा सबूत क्या हो सकता है? फिर भी जाके कोई बंदा ख़रीदेगा। और दूसरी बात यह है कि जिनको हम गिरा रहे हैं उनके हम सेल परचेज भी हमने बंद की हुई है, हम उधर इनको नाम ट्रांसफ़र नहीं होता। अगर जी बहुत शुक्रिया। अभी आप सुन रहे थे चौधरी मोहम्मद शफीक साहब को, जो कि बता रहे थे कि 3 हाउसिंग कॉलोनीज़ को अगले चंद दिनों में गिराने जा रहे हैं, 4 गिरा चुके हैं और जिन कॉलोनीज़ के मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन में प्रोसेस मुकम्मल हो रहे हैं उन्हें कुछ नहीं कह रहे हैं, तमाम के तमाम मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के अंडर। ठीक है, बहुत शुक्रिया महमूद ज़हीर, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। दूसरी जानब इलाका 50 में नहरी पानी की बंदिश के खिलाफ राजनपुर के किसानों का ट्रैक्टर ट्रॉलियों पर लॉन्ग मार्च, मुजाहिरीन कमिश्नर ऑफिस डीजे खान के सामने धरना देंगे। बात करेंगे खुरम शहजाद भुट्टा से। खुरम बताएगा क्या मुतालबात हैं मुलाजमीन के? राजनपुर के किसान इलाका 50 में नहरी पानी की फराहमी के लिए अब उठ खड़े हुए हैं। मुतअद्दिद बार एहतजाज करने के बावजूद इंतज़ामिया और जो हुकूमत है उसके कानों पर जूं तक नहीं रेंगी, जिसके बाद जो है इन्होंने अपने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था और आज जो है ये लॉन्ग मार्च जारी है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि मेरे में आपको दिखा सके कि ट्रैक्टर और ट्रालियों पर सैकड़ों की तादाद में जो किसान हैं इलाका 50 के, वो अब लॉन्ग मार्च के लिए निकल चुके हैं। इनके कायदीन से भी जानने की कोशिश करते हैं। ज़िले सदर किसान बोर्ड ख्वाजा मोहसिन रियाज हमारे साथ मौजूद हैं। जानना चाहूँगा एहतजाज क्यों कर रहे हैं, क्या मुतालबात हैं और कब तक आपका ये कहाँ तक जाएगा लॉन्ग मार्च? ये हमारा एहतजाज कोई अचानक नहीं उभर पड़ा। ये 26 तारीख को हम कमिश्नर ऑफिस गए, उसको तजवीज़ दी कि आप जो है ना खिची कनाल से पानी गुजार कर दाजल कनाल चलवा सकते हैं, थोड़ा सा कोई चंद लाख का कोई खर्चा है, लेकिन हज़ारों लोगों की आबादी को मुतासर कर रहे हैं। ये जो है ना उनकी फसलें तबाह हो गई हैं, पानी पीने का नहीं है, इंसान और जानवर यही पानी इस्तेमाल करते हैं। पिछले 2.5 महीने से ये नहर बंद है। हम वज़ीर आला पंजाब से भी ये रिक्वेस्ट कर चुके हैं, यहाँ पे आए थे, उनसे मुलाकात की, लेकिन मामला जूं का तूं है। हमने जो है ना जुमेरात से ये 11 तारीख को हमने ऐलान किया, पूरे ज़िले के किसान इकट्ठे हुए, हमने इंतहाई इक़दाम उठाने के लिए ये ट्रैक्टर ट्राली मार्च ऐलान किया है। गंदम की फसल सर पर है, पानी ना होने की वजह से क्या नुकसानात होंगे पूरे इलाके में? ये पूरे इलाके का अरबों रुपए का नुकसान है, जो तखमीना भी नहीं लगा सकते, कैलकुलेटर जवाब दे सकते हैं, लेकिन इनके बदबख्त इंतज़ामिया ने हमारी पूरे इलाके की मईशत तबाह कर दी है और हमारे पानी का पीने का पानी नहीं है। क्या मुतालबा करेंगे? हुकूमत आपको सुन रही होगी। हम मुतालबा करते हैं कि फिलफौर खुदारा हमारी नहर को चालू किया जाए। हम अपील करते हैं वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर आज़म से, जो ये हज़ारों लोग आपसे पानी की भीख मांग रहे हैं। जी बिल्कुल, यकीनी तौर पर पानी इंसानी बुनियादी ज़रूरत है। मुजाहिरीन ने एहतजाजी धरना किया है। बहुत शुक्रिया खुरम शहजाद भुट्टा, आप हमें अपडेट कर रहे थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताते हैं, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की सरकारी फीमेल टीचर्स की सहूलियात को फराहमी यकीनी बनाने के हवाले से पंजाब कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन मैदान में आ गया है। मजीद जाने के आमिर भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। जी आमिर भट्टी, आगाह कीजिएगा। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में पढ़ाने वाली फ़ीमेल टीचर को सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने के हवाले से गवर्नमेंट का एक इदारा जो कि कानूनी तौर पे अपना फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा है, पंजाब कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन, ये मैदान में आ चुका है। और उनके डायरेक्टर ने रहीम यार खान के CEO एजुकेशन राना नवीद अख्तर और इसके साथ साथ DOs जो अथॉरिटीज़ हैं मुताल्लिका, उनको एक हिदायत का मरासला जारी कर दिया। जिस मरासले की जो हिदायत है वो कुछ इस तरह से है कि ये जो हमारा इदारा है ये जो है ख़वातीन को
जो उनके प्रमोशंस के हवाले से उनको सहूलियात की फराहमी को यकीनी बनाने के हवाले से अपना किरदार अदा करो। इस हवाले से जो है इन्होंने जेंडर मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम एक बनाई है। इसका मकसद ये है कि तमाम तर जो इंफॉर्मेशन है इन्होंने स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट से जो CEOs हैं ज़रीन यार खान के, उनसे ये मांग लिए ताकि वो तमाम सहूलियात प्रोवाइड करेंगे। इन सहूलियात में ये चीज़ें सामने आएगी कि फ़ीमेल टीचर्स हैं तो वो अगर किसी स्कूल में पढ़ाते हैं कि क्या वहाँ पे जो है उनको जो है एक अलग स्टाफ रूम प्रोवाइड किया गया, वाशरूम की सहूलियात मौजूद हैं या नहीं। इसके साथ साथ जब अपना ठीक है, बहुत शुक्रिया आमिर भट्टी तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको बताएं कि ज़िले बैतुल माल कमेटी मुल्तान की जानिब से मुस्तहिक अफराद की माली इमदाद का मामला। बैतुल माल कमेटी के तहत जहेज फंड हासिल करने के लिए निकाहनामा की कंप्यूटराइज्ड फोटोकॉपी और निकाह के 3 माह के अंदर दरख्वास्त जमा करवाने की शर्त पर अमल करना लाजमी करार दे दिया गया है। इसी पर बात करेंगे सुहीरा तारिक से। सुहीरा बताएगा। सोशल वेलफेयर ज़िले बैतुल माल कमेटी की जानिब से मुस्तहिक अफराद की माली इमदाद का सिलसिला शुरू करने का ऐलान कर दिया गया है। 15 लाख रुपए की ग्रांट से मुस्तहिक अफराद को माली इमदाद फ्राहम की जाएगी। पहले सिलसिले में 100 के करीब माजूर अफराद, जिनमें गरीब अफराद, माजूर अफराद और गरीब वालिदैन की बच्चियों की शादियों के लिए जहेज़ फ़ंड जो है वो फराहम किया जाएगा। इस वक्त दरख्वास्तें जमा करवाने का सिलसिला जो है वो जारी है और 22 फरवरी तक दरख्वास्तें जो हैं वो जमा करवाई जा सकती हैं, जिसके बाद 23 फरवरी से माली इमदाद देने का सिलसिला जो है वो शुरू कर लिया जाएगा। जबकि माजूर अफराद के लिए माजूरी सर्टिफिकेट का होना लाजिम है। उसके साथ साथ जो जहेज फंड है उसमें भी कंप्यूटराइज निकाहनामा माली इमदाद दी जाएगी। सुहीरा तारिक, आप हमें अपडेट कर रही थी, शुक्रिया आपका। अभी आपको बताते हैं परहिलात मंदिर की बहाली बारे बड़ी खबर। डिविजनल अमन कमेटी में मंदिर की बहाली बारे उलमाए कराम और डिविजनल इंतजामिया के दरमियान इत्तफाक हो गया। इसी पर बात करेंगे। गोहर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। जी गोहर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, मुल्तान सर्किट हाउस में डिवीजनल अमन कमेटी का इजलास हुआ है, जिसमें डिवीजन के तमाम अफसरान शरीक हुए हैं, अरकान पार्लियामेंट शरीक हुए हैं। इसके साथ साथ जो है परहिलात मंदिर के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का जो बहाली के हवाले से फैसला है उस हवाले से अहम फैसले लिए गए हैं। कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा क्या फैसले लिए गए हैं, आज के जो इजलास हुआ है उसमें बताइएगा। हमारे तमाम डिवीजन के उलमा ने ये बिल्कुल एक मुत्तफिका तौर पर उन्होंने इस चीज़ का इजहार किया है कि प्रहलाद मंदिर जो है वो उसकी कंस्ट्रक्शन बिल्कुल की जाए। और चूँकि हमारा आइन और इस्लाम ये दोनों माइनॉरिटीज़ के राइट्स का ना सिर्फ तहफ़्फ़ुज़ फराहम करते हैं बल्कि इस चीज़ की तलकीन करते हैं कि उनको इंश्योर किया जाए, ये रियासत की जिम्मेदारी है। और हम इंशाल्लाह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो ऑर्डर है, उनकी जो जजमेंट है, उनको हम इन लेटर एंड स्पिरिट तमाम उलमा कराम के और तमाम अकाबरीन के तावन से हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। और एक कमेटी हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनाने जा रहे हैं जो इसको डेली बेसिस पर देखेगी। जी बिल्कुल, वजीर मुमलिकत चीफ वैब कौमी असम्बली मलिक आमिर डोगर भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा क्या कहेंगे, आज के इजलास में क्या एजेंडा था? मुल्तान में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में पलहादपुरी जो एक मंदिर था किला कोना कासिम बाग पे, उसकी रिहेबिलिटेशन की बात की कि वो जब सानिया बाबरी मस्जिद का वाक़या हुआ तो उसमें तोड़ फोड़ का शिकार हो गया था कि उसको दोबारा से रिपेयर किया जाए। तो उसके ऊपर आज एक मीटिंग हुई डिविजनल अमन कमेटी के मेंबरान, RPO, कमिश्नर साहब, DC साहब और तमाम यहाँ शुरका ने बड़ी मुस्बत, बड़ी पॉजिटिव गुफ्तगू की। आईने पाकिस्तान का हवाला दिया, हमारे दीन इस्लाम का हवाला दिया कि किस तरह हमारा दीन अक़लियतों के हकूक़ की ज़मानत देता है। आज बिल्कुल परहिलात मंदिर की बहाली के हवाले से कमिश्नर मुल्तान की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ डिवीजनल अमन कमेटी का, जिसमें तमाम डिप्टी कमिश्नर शरीक हुए हैं। बहुत शुक्रिया गोहर रहमान, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। दूसरी जानिब मुल्तान में 5वें डॉक्टर मोहम्मद अली शाह मेमोरियल T20 लीग का आगाज हो गया है। इसी बारे में बात करेंगे माजिद कलास्ट्रा से। माजिद बताएगा। जी बिल्कुल, AO क्रिकेट क्लब के ज़ेर एहतमाम डॉक्टर मोहम्मद अली शाह मेमोरियल टूर्नामेंट लीग का जो है वो आज से बाकायदा जो है वो आगाज़ हो चुका है। अगर मेरे कैमरामैन मुगीश शाह अगर आपको दिखा सके तो यहाँ पर जो इफ्तिताई मैच का बाकायदा तौर पर आगाज़ हो चुका है। अगर यहाँ पर मेहमान खसूसी की बात करें तो मेहमान खसूसी मियाँ जावेद कुरैशी साहब ने इफ्तिताई तकरीब में जो है वो शिरकत की और वहाँ पर जो खिलाड़ियों से हैंड शेक किया और उनकी हौसला अफजाई की। हमारे साथ चीफ गेस्ट में मियाँ जावेद कुरैशी साहब